नमस्कार बच्चों। कल हमने देखा था महासागरों के उच्चावच के बारे में देखा था कि महासागरों में किस तरीके के उच्चावच पाए जाएंगे। आज हम देखते हैं महासागरों के तापमान के बारे में। महासागरों का तापमान, कहाँ से महासागरों को तापमान प्राप्त होता है, कितना होता है, कितनी गहराई तक होता है और क्या भूमध्य रेखा और ध्रुवों की तरफ समान तापमान रहता है या कम होता है या बढ़ता है। इस तापमान का विस्तृत से अध्ययन करेंगे हम। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो महासागरों का तापमान है, महासागरों में जो तापमान है वो सौर विकिरण के द्वारा प्राप्त होता है। जैसे आपने सूर्य तप के बारे में पढ़ा था पिछले अध्याय में, उसी तरीके से जैसे पृथ्वी गर्म होती है उसी प्रकार से महासागरों का जो जल है वो भी गर्म होता है। किसके माध्यम से? सौर विकिरण के माध्यम से, यानी सूर्य तप से। ठीक है, जो सूर्य की किरणें हैं लघु तरंगों के रूप में आती हैं, उन लघु तरंगों के रूप में ये जो महासागरों का जलीय भाग है उसको भी ये गर्म करती है। यदि हम देखें कि सबसे ज्यादा जो सूर्य तप है वो भूमध्य रेखा के आसपास प्राप्त होता है। अब जो भूमध्य रेखा के आसपास जो महासागर हैं, सागर हैं, वो सबसे ज्यादा तापमान प्राप्त करेंगे। ठीक है, अर्थात हम यूं कह सकते हैं कि भूमध्य रेखा के पास में जो सागर या महासागर होते हैं उनका औसत जो तापमान है वो 26.7 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, या हम यूं कह सकते हैं कि 26 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से दोनों ध्रुवों की ओर चलते जाएंगे तापमान में कमी आती जाएगी, तापमान घटना प्रारंभ कर देगा। और ये जो तापमान के घटने की जो दर होती है वो 0.5 डिग्री सेल्सियस होती है। कितनी होती है? 0.5 डिग्री, 0.5 डिग्री सेल्सियस की होती है। अर्थात जो ही हम एक अक्षांश के ऊपर बढ़ेंगे तो 0.5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा, दूसरे अक्षांश के ऊपर बढ़ेंगे तो 0.5 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी आ जाएगी। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ध्रुवों की तरफ तापमान कम पाया जाता है महासागरीय जल का, और भूमध्य रेखा के आसपास तापमान ज्यादा पाया जाता है। लेकिन इसमें यह बात भी होती है कि हम ये नहीं कह सकते कि महासागरों का तापमान भूमध्य रेखा के ऊपर सर्वाधिक पाया जाता है। ये नहीं होता है। भूमध्य रेखा से थोड़ा ध्रुवों की तरफ बढ़ेंगे, यानी कि लगभग 15 से 20 डिग्री के आसपास, कोई निश्चित नहीं कह सकते हम, लेकिन ये कह सकते हैं कि भूमध्य रेखा से थोड़ी दूर तापमान अधिक पाया जाता है। किसका? महासागरों का। ठीक है, इस प्रकार से हम तापमान को यदि देखें महासागरों में तो दो प्रकार से देख सकते हैं। एक तो ऊर्ध्वाधर तापमान देख सकते हैं और एक हम महासागरों का तापमान देखेंगे तो क्षैतिज दिशा में महासागरों का तापमान देखेंगे। दोनों का विस्तृत से अध्ययन करेंगे। ये जो तापमान है महासागरों का, ये महासागरों का तापमान हमारे लिए या समुद्री जीवों के लिए या महासागरों के लिए क्यों आवश्यक है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम। यानी कि महासागरीय जल का जो तापमान है, इस तापमान का महत्व क्या होता है। यानी कि महासागरीय जो ताप है, महासागर जो गर्म होते हैं या ठंडे होते हैं, उनका महत्व भी होता है कुछ। जैसे हम देखें कि महासागर में जो जल का संचरण होता है, यानी कि जल एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, चाहे वो लहरों के माध्यम से जाए, चाहे तरंगों के माध्यम से जाए, चाहे वो समुद्री धाराओं के माध्यम से जाए, तो ये जो धाराएं हैं, लहरें हैं, तरंगे हैं, ये तापमान की वजह से चलती हैं। तापमान में जो ही अंतर होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर अंतर होगा, तो लहरों चलना प्रारंभ कर देंगी। जो समुद्री धाराएं होती हैं, ये धाराएं तभी प्रभावित होती हैं जब महासागरों का तापमान में कुछ अंतर आता है। तो तापमान महासागरों के इसलिए महत्वपूर्ण है एक। ठीक है,
ये जो महासागरीय तापमान है ये हमारी जलवायु को भी प्रभावित करता है। जलवायु को किस तरीके से प्रभावित करेगा कि कोई महासागर या सागर है जिसका तापमान अधिक है तो वो स्थलीय भाग को क्या करेगा, गर्म करेगा। जैसे मान लीजिए कोई ठंडा प्रदेश है, ठीक है, जिसके समीप महासागरीय जल है और उस महासागरीय जल का तापमान अधिक है तो उस स्थलीय भाग को वो क्या करेगा, थोड़ा गर्म कर देगा, ठीक है। और यदि मान लीजिए महासागरीय जल का तापमान यदि कम है, जैसे हम दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप को लें तो अफ्रीका महाद्वीप के जो पश्चिमी तट वाले जो क्षेत्र हैं वो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं। अब इन मरुस्थलीय क्षेत्रों में उष्ण जलवायु पाई जाती है तो यहाँ पर लोग मतलब गर्मी से काफी परेशान हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो समुद्र का जो तटीय क्षेत्र है, यहाँ से जो समुद्री समीर चलती है, ये समुद्री समीर वहां के लोगों को काफी राहत पहुंचाती है क्योंकि ये समुद्री समीर ठंडी होती है। समुद्र से स्थल की ओर आने वाली पवनें कुछ ठंडी होती हैं जिससे अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर रहने वाले लोगों को काफी आराम पहुंचाती हैं, ठंडक पहुंचाती हैं, गर्मी से राहत देती हैं। इसी प्रकार से ये जलवायु को भी क्या कर देती है, प्रभावित कर देती है, ठीक है। इसके अलावा समुद्र में जो जीव जंतु होते हैं, जो वनस्पति होती है, वो महासागरों में इसके तापमान के ऊपर ही निर्भर करती है। जैसे कोई भी जीव जंतु है या वनस्पति है, उसकी उत्पत्ति या उसके विकास के लिए तापमान का होना आवश्यक होता है। जिस प्रकार से हम स्थलीय भागों में भाई हम गेहूं का उत्पादन करते हैं, गेहूं रबी की फसल है, लेकिन गेहूं का जब हम बोते हैं गेहूं को, अब गेहूं के उगते समय उसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। यदि मान लीजिए टेम्परेचर ज्यादा है तो गेहूं नहीं उगेगा, उसके लिए एक औसत जो तापमान है वो 10 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए वृद्धि के लिए, जो उगने के लिए, बढ़ने के लिए वो मिलेगा तो ही बढ़ेगा। उसी प्रकार से महासागरों में जो जीव जंतु होते हैं उनकी उत्पत्ति, उनके विकास, वनस्पति की उत्पत्ति और उनका विकास के लिए एक निश्चित तापमान होना चाहिए। जैसे हम उदाहरण लेते हैं महासागरों में, यदि उत्तरी सागर का उदाहरण लेते हैं, माना जाता है या है कि विश्व में सर्वाधिक मत्स्य जो उत्पादन होता है वो उत्तरी सागर में होता है। उत्तरी सागर में एक डागर बैंक है, यहाँ पर होता है। यहाँ ज्यादा मत्स्य उत्पादन होने का कारण यही है कि यहाँ का जो तापमान है वो मत्स्य उत्पादन के लिए काफी अनुकूल है, ठीक है, क्योंकि उत्तरी सागर में गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा आपस में मिलती है जिससे यहाँ का तापमान मछली के लिए बड़ा ही अनुकूल होता है, जिससे काफी हद तक मत्स्य उत्पादन किया जाता है। उसी प्रकार से जो महासागरों में वनस्पति है उसके विकास के लिए भी जो महासागरीय तापमान है वो बड़ी ही अहम भूमिका निभाता है। तो ये महासागरीय तापमान के कुछ महत्व हैं कि महासागरीय तापमान किस प्रकार से किन किन को प्रभावित करता है या क्यों जरूरी होता है। आगे हम देखें कि महासागर का जो जल है वो गर्म और ठंडा होता रहता है। ये गर्म और ठंडा दो तरीके से होता है, यानी कि एक तो सौर विकिरण का अवशोषण, इससे गर्म होगा, और पृथ्वी के आंतरिक भागों से महासागरीय जल का संबंध ठंडा होने की प्रक्रिया से है कि सौर विकिरण आएगी तो समुद्र की जो सतह है उसके ऊपर सौर विकिरण पड़ती है, सूर्य तप प्राप्त होता है, तो वहां का जल कुछ सतह तक, यानी कि हम यूं कहें कि 200 से 500 मीटर की जो पहली सतह होती है महासागर की, ये महासागर की पहली सतह सूर्य तप से ही गर्म होती है, ठीक है। तो ये तो महासागर के जल को गर्म करती है, लेकिन वापस महासागर का जल ठंडा हो जाता है। ठंडा जो नीचे का भाग है महासागर में, नीचे का भाग है, यानी कि नीचे जो जल पाया जाता है, तली के आसपास जो जल पाया जाता है,
ये जल काफी भारी होता है क्योंकि इसका घनत्व बढ़ जाता है। घनत्व बढ़ने का एक कारण है कि यहाँ पर जो जल में लवण की मात्रा होती है वो ज्यादा होती है। लवण की मात्रा अधिक होने के कारण महासागरीय जल का जो घनत्व वो बढ़ जाएगा और नीचे भारी जल बैठेगा। अब ये नीचे का जो जल है, यहाँ का जो तापमान 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, तो ये जो जल है, ठंडा जल है, ये संवहन के माध्यम से ऊपर आता है और ऊपर वाले जो जल है जो गर्म था उसको क्या करता है, ठंडा करता है। ठीक है। यदि और दूसरी चीज वाष्पीकरण, वाष्पीकरण के कारण भी महासागरों का जल ठंडा होता है और गर्म होता है। ठीक है। अब यदि बात करें हम कि महासागरीय जल को या जल के तापमान को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं, कि कुछ महासागरों में तापमान अधिक पाया जाता है और कुछ सागरों या महासागरों में तापमान कम पाया जाता है। मैंने आपको पहले बताया था कि भूमध्य रेखा के आसपास या हम यूं कहें कि निम्न अक्षांशों में महासागरीय जल का तापमान अधिक पाया जाता है और धीरे धीरे हम यदि दोनों ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं तो तापमान में कमी आती जाती है और ध्रुवों के आसपास जो महासागरीय जल है वहां का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ठीक है। तो इस तापमान को प्रभावित करने वाले कोई ना कोई कारक हैं जिनकी वजह से महासागर का तापमान कहीं तो ठंडा होता है, कहीं तो कम होता है और कहीं अधिक होता है। तो ये कारक कौन कौन से हैं? सबसे पहले इनमें हम पहला कारक लेते हैं अक्षांश। जो अक्षांश है ये महासागरीय जल के तापमान को प्रभावित करने में अहम भूमिका निभाते हैं। किस प्रकार से? यदि हम ग्लोब के ऊपर देखें तो जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के आसपास वाला जो क्षेत्र है वहां का तापमान 26 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। 26 डिग्री सेल्सियस रहेगा। धीरे धीरे हम यदि दोनों ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो ये तापमान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा और इसके कम होने की जो दर होती है ये 0.5 डिग्री सेल्सियस होती है। अर्थात एक अक्षांश के ऊपर कितना तापमान कम हो जाएगा, 0.5 डिग्री तापमान की कमी आ जाएगी। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो हम ध्रुवों की तरफ बढ़ेंगे तो ध्रुवों के जो सागर और महासागर होते हैं वहां का तापमान कम पाया जाता है और भूमध्य रेखा के आसपास का तापमान अधिक पाया जाता है। यदि हम बात करें 20 डिग्री अक्षांश के आसपास की, तो 20 डिग्री अक्षांश के आसपास 23 डिग्री सेल्सियस तापमान पाया जाता है। यदि और आगे अक्षांश बढ़े हम तो 40 डिग्री अक्षांश के पास में ये कितना हो जाता है, 14 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। उसी प्रकार से हम 60 डिग्री अक्षांश के आसपास देखें तो ये 1 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ जाता है। 60 से यदि ऊपर जाएंगे लगभग 70 या 70 से ध्रुवों के आसपास का जो तापमान होगा वो 0 डिग्री सेल्सियस या इससे भी कम पाया जाता है। तो अर्थात जो अक्षांश है ये अक्षांश महासागरीय जल के तापमान को क्या कर रही हैं, प्रभावित कर रही हैं। अगला जो कारक देखें उसमें आता है प्रचलित पवने। प्रचलित पवने या सनातन पवने। प्रचलित या सनातन पवने वे होती हैं जो पूरे वर्ष भर एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होती रहती हैं, उनको प्रचलित पवने कहते हैं। उष्णकटिबंध महासागरों के पूर्वी भागों में तापमान कम होता है। किनके कारण? प्रचलित पवनों के कारण। कौन से महासागर? जो उष्णकटिबंधीय महासागर हैं उनके जो पूर्वी भाग होते हैं, पूर्वी भागों में तो तापमान कम होता है लेकिन पश्चिमी भागों का जो तापमान है
वो अधिक पाया जाता है। लेकिन इसके विपरीत जो शीतोष्ण कटिबंधों में जो महासागर हैं, उनमें जो पश्चिमी भाग है वहां का तापमान तो कम पाया जाएगा, लेकिन पूर्वी भागों का तापमान अधिक पाया जाता है। किसके कारण? क्योंकि शीतोष्ण जो कटिबंध होते हैं वहां पर उन कटिबंधों में पछुआ पवन, जो सनातन पवन है, प्रचलित पवन है, वो प्रवाहित होती है, जिसकी वजह से इसके कौन से भाग, पश्चिमी जो भाग है वहां का तापमान तो कम कर देती है, लेकिन पूर्वी भागों का तापमान क्या कर देती है? बढ़ा देती है। और इससे विपरीत जो उष्णकटिबंधीय भाग हैं, उष्णकटिबंधीय भागों में जो महासागर हैं, उनके पूर्वी भागों का जो तापमान है वो तो रहता है कम, लेकिन पश्चिमी भागों का जो तापमान है वो कैसा रहेगा? अधिक रहेगा। तो ये किसके कारण हो रहा है? प्रचलित पवनों के कारण महासागरीय तापमान प्रभावित होता है। तीसरा कारक है महासागरीय धाराएं। महासागरों में देखिए दो प्रकार की धाराएं होती हैं, एक तो होती है गर्म धारा और एक होती है ठंडी धारा। जिस प्रकार से स्थलीय भाग के ऊपर नदियां प्रवाहित होती हैं, उसी प्रकार से महासागरों में भी जल एक निश्चित दिशा की ओर, निश्चित क्षेत्र में निश्चित दिशा की ओर प्रवाहित होता रहता है, जिसको हम महासागरीय धाराओं के रूप में जानते हैं। ठीक है, ये महासागरीय धाराएं दो प्रकार की होती हैं, एक ठंडी जलधारा और दूसरी होती है गर्म जलधारा। तो ये दोनों ही महासागरीय धाराएं महासागर के तापमान को प्रभावित करती हैं। यदि हम देखें कि उत्तरी अटलांटिक महासागर के पश्चिमी तट पर एक लेब्राडोर जलधारा बहती है, और लेब्राडोर कैसी जलधारा है? ठंडी जलधारा है। कैसी है? ठंडी जलधारा है। और यूरोप तट के पास में एक धारा प्रवाहित होती है, गल्फ स्ट्रीम धारा, जो कैसी है? गर्म जलधारा है। अब क्या होगा? अटलांटिक महासागर का जो पश्चिमी तट है, यानी कि अफ्रीका तट के आसपास वाला भाग, यहां पर क्या होगा कि लेब्राडोर कैसी धारा है? ठंडी जलधारा है। तो ठंडी जलधारा है तो वहां के तापमान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। उस महासागर का तापमान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है। और उसी प्रकार से यदि यूरोप के तट के पास में देखें तो यूरोप के तट के पास में कैसी धारा प्रवाहित हो रही है? गर्म, यानी कि गल्फ स्ट्रीम प्रवाहित हो रही है। तो गर्म जलधारा है तो तापमान का क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। महासागर का तापमान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब आपने देखा होगा कि यूरोप का जो पश्चिमी तट है वो ठंडा होता है, क्योंकि उच्च अक्षांशों में है यूरोप वाला भाग, तो पश्चिमी भाग कैसा है? ठंडा है। ठीक है। लेकिन वहां पर जो गर्म जलधारा आ रही है गल्फ स्ट्रीम की, वो वहां पर क्या कर देती है? समुद्र के तापमान को बढ़ा देती है। ठीक है। जिससे जो पश्चिमी तट के आसपास वाले लोग हैं उनको क्या होता है? फायदा होता है, यानी कि ठंड से मुक्ति मिलती है, उनको थोड़ा आराम मिलता है। उसी प्रकार से जो लेब्राडोर की धारा थी अटलांटिक महासागर के पश्चिमी तट के ऊपर, और लेब्राडोर की धारा कैसी थी? ठंडी थी। अब लेब्राडोर की धारा यदि ठंडी है तो महासागर के तापमान को क्या कर देगी? वो कम कर देगी। और जो पश्चिमी तट है अफ्रीका का, वहां पर लोगों, पश्चिमी तट के ऊपर गर्मी ज्यादा है तो वहां के लोगों को कुछ राहत मिलेगी। किससे? गर्मी से। तो ये जो जलधाराएं होती हैं, ये जलधाराएं महासागर के तापमान को काफी प्रभावित करती हैं। अर्थात हम यूं कह सकते हैं कि महासागरों के तापमान में कमी और महासागरों के तापमान में वृद्धि के लिए महासागरीय जो धाराएं हैं वो काफी जिम्मेदार होती हैं। अगली जो महासागरों के तापमान को प्रभावित करता है वो है लवणता। क्या है? लवणता। अधिक लवणता अधिक ताप को अवशोषित करती है। ये बात सही है कि जो ज्यादा लवणीय
पानी होगा, जल होगा, वो ज्यादा ताप को अवशोषित करेगा, और जिस जल में लवण की मात्रा बहुत कम होगी वो तापमान को बहुत ही कम अवशोषित करता है। ठीक है, अब जो महासागर जितना अधिक लवणीय होगा उस महासागर का तापमान उतना ही अधिक पाया जाएगा, और जिस महासागर में लवणता की मात्रा कम होती है, देखिए महासागरों में औसतन जो लवणता की मात्रा होती है ये 33 प्रति ग्राम से 37 प्रति 1000 ग्राम तक पाई जाती है। ठीक है, लवणता ये प्रतिशत नहीं होता है, ये जो मैंने ये चिन्ह लगाया है ये प्रतिशत का नहीं होता है, प्रतिशत ऐसे होता है। ठीक है, लेकिन मैं एक बिंदु और लगा रहा हूं, इसका मतलब है प्रति 1000 ग्राम में मात्रा को दर्शा रहा है। ये किसको दर्शा रहा है? मात्रा को दर्शा रहा है, यानी कि इसको हम कहते हैं पीपीटी। क्या कहते हैं? पीपीटी। ठीक है, प्रति 1000 ग्राम की मात्रा को दर्शा रहा है ये लवण। अर्थात समुद्र का जल यदि 1000 ग्राम जल लें, उसमें जो अन्य समुद्र के जो पदार्थ हैं उन पदार्थों की मात्रा कितनी है ये दर्शाता है हमारी लवणता को। ठीक है, तो मैंने बात की कि महासागरों की जो लवणता है वो 33 से 37 प्रति 1000 ग्राम तक पाई जाती है। ठीक है, अब यदि औसतन हम देखें तो ये याद रखने वाला प्रश्न होता है कि पूछ लिया जाता है काफी बार कि महासागरों की औसत लवणता कितनी पाई जाती है, तो औसत लवणता होती है 35 प्रति 1000 ग्राम। ठीक है, अर्थात इससे यदि कोई अधिक औसतता से अधिक लवणता किन्हीं महासागरों में पाई बहुत ही कम करते हैं। ठीक है, अर्थात हम यूं कह सकते हैं, निष्कर्ष यह निकला कि लवणता भी महासागरों के तापमान को क्या करती है? प्रभावित करती है। ठीक है, अब हम लवणता के बारे में आगे पढ़ेंगे इसी अध्याय में, लवणता के आगे अच्छी तरीके से डिटेल में पढ़ेंगे लवणता क्या होती है, महासागरों में लवणता किस तरीके से प्रभावित होती है, ये आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये चौथा कारक था जो तापमान को क्या कर रहा है? प्रभावित कर रहा है। पांचवा कारक आपके पास में है समीपवर्ती स्थल भाग का प्रभाव। यह कारक भी किसको प्रभावित करेगा? महासागरों के तापमान को प्रभावित करता है। अर्थात इसमें कहा गया है खुले महासागरों में तापमान एक जैसा रहता है, परंतु जो बंद महासागर होते हैं यानी कि स्थल से चारों ओर घिरे हुए जो महासागर होते हैं वहां के तापमान ग्रीष्म ऋतु में तो अधिक पाया जाएगा और शीत ऋतु में कम पाया जाएगा। देखिए खुले महासागर जो हैं, मान लीजिए प्रशांत महासागर का उदाहरण लेते हैं। प्रशांत महासागर एक खुला महासागर है, काफी बड़ा महासागर है, खुला महासागर है, तो इसका तो तापमान एक समान रहता है, ना अधिक होता है, वर्ष में लगभग समान रूप से रहेगा। लेकिन जो बंद महासागर या सागर होते हैं, महासागर सागर भी बोल, सागर मतलब छोटे सागर, ठीक है, उनके तापमान को स्थलीय भाग प्रभावित करता है। क्योंकि जो सागर होते हैं, यदि कोई सागर स्थल से घिरा होता है तो घिरा होता है तो यानी कि ग्रीष्म ऋतु आएगी तो उस सागर का तापमान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, और शीत ऋतु आएगी तो उस सागर का तापमान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। वो कारण है स्थलीय भाग उष्मा का अवशोषण ज्यादा करता है। ठीक है, यानी स्थलीय भाग जल्दी तो गर्म होता है और जल्दी ही ठंडा होता है, लेकिन महासागरीय भाग बहुत ही धीरे धीरे गर्म होते हैं और धीरे धीरे ही क्या होते हैं? ठंडे होते हैं। अब ग्रीष्म ऋतु में स्थलीय भाग तीव्रता से गर्म होगा। यदि तीव्रता से गर्म होता है तो वो उष्मा कौन प्राप्त करेगा? महासागर प्राप्त करेगा। किसके माध्यम से? या तो पवनों के माध्यम से, जो स्थलीय समीर चलेगी
भाई स्थलीय समीर चलेगी तो उसके माध्यम से महासागर या सागर उससे ग्रहण करेगा ऊष्मा। तो जो बंद महासागर होते हैं वो ग्रीष्म ऋतु में अधिक तापमान प्राप्त करते हैं, जबकि शीत ऋतु में कम तापमान प्राप्त करते हैं। यदि हम बात करें, मान लीजिए एक भूमध्य रेखा के पास में ग्रीष्म ऋतु में, भूमध्य रेखा के पास में कौन सी में, ग्रीष्म ऋतु में 26 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है। वहीं यदि लाल सागर का तापमान देखें तो कितना पहुंच जाता है, 30 डिग्री। ठीक है, भूमध्य सागर का 26 डिग्री, सॉरी भूमध्य रेखा के ऊपर जो खुला महासागर है, भूमध्य रेखा के पास में जो खुला महासागर है उसका तापमान 26 डिग्री रहेगा, जबकि लाल सागर एक चारों तरफ से किससे घिरा है, स्थल से घिरा है। तो वहां के ग्रीष्म काल की बात कर रहे हैं हम। भूमध्य रेखा के ऊपर जो महासागर या सागर है वो खुले महासागर है। वहीं यदि दूसरा उदाहरण हम लाल सागर का ले रहे हैं तो लाल सागर स्थलीय भाग से घिरा हुआ है, और दोनों की ही बात करते हैं कौन सी ऋतु की, ग्रीष्म ऋतु की। तो भूमध्य रेखा के पास वाले सागर या महासागरों का तापमान तो 26 डिग्री रहता है, और वहीं पर जो लाल सागर जो स्थल मंडल से घिरा हुआ है वो ग्रीष्म ऋतु में कितना टेम्परेचर प्राप्त कर लेता है, 30 डिग्री सेल्सियस प्राप्त कर लेता है। अर्थात निष्कर्ष यही निकला कि स्थलीय भाग महासागरीय तापमान को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। ठीक है,